नमस्कार दोस्तों। यूपी टीजीटी बायोलॉजी की नई भर्ती को ध्यान में रखते हुए आज से हम बायोलॉजी की संपूर्ण सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में एनसीईआरटी, टीजीटी पीवाईक्यूज, डायग्राम प्रैक्टिस और एग्ज़ाम ट्रिक्स सब कुछ मिलेगा। अभी हमारा ये एंड ऑफ जून मतलब जून में भी 1 वीक बचा हुआ है और एग्ज़ाम होने के चांसेस जो हैं वो दिसंबर तक हैं। तो पूरे के पूरे अभी भी हमारे पास 6 महीने हैं और यूपी टीजीटी या फिर टीजीटी के टीचर बनने के लिए मुझे या फिर आप सबको पूरे के पूरे 6 महीने अच्छे से पूरे सिलेबस को कवर करने में, अच्छे से पीवाईक्यूज के साथ तैयारी करने में 6 महीने मिनिमम चाहिए अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। तो अभी भी हमारे पास 6 महीने हमारे हाथ में है, अच्छे से पढ़ के और हम सिलेक्शन ले सकते हैं। अभी ये जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसमें आज मैं जूलॉजी से स्टार्ट करूँगी। जूलॉजी को जो मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, जैसे है तो एनिमल डाइवर्सिटी, लेकिन वो चीज़ अगर अभी से हम स्टार्ट कर लेंगे तो एग्ज़ाम आते आते हम भूल जाएंगे। तो उसमें आ जाता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीज़न, ये सारे चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से हैं। तो अगर एनिमल डाइवर्सिटी अभी पढ़ेंगे तो हमारा एग्ज़ाम आने तक सारे ट्रिक्स, सारे एग्जाम्पल, सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फाइलम हम सब भूल जाएंगे। तो बेटर होगा कि बाकी जो जूलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको हम कवर करते हुए और जूलॉजी का जो एनिमल डाइवर्सिटी है उसको एंड करके फिर हम बॉटनी पे चलेंगे, या फिर सारे इंपॉर्टेंट स्कोरिंग सब्जेक्ट चैप्टर जो हैं उसको ख़त्म करेंगे जूलॉजी का और फिर बॉटनी का। और जो एनिमल डाइवर्सिटी है और प्लांट डाइवर्सिटी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा लर्निंग पार्ट भी है, उसमें चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, वो सारा हम लास्ट में जस्ट एग्ज़ाम आने के टाइम पे पढ़ लेंगे, डायरेक्ट हम एग्ज़ाम दे आएँ। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी होगा। आज मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार अपना कंटेंट दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से मैंने पूरे नोट्स को प्रिपेयर किया है, ताकि आप ये समझ सको कि आपको आगे वीडियो देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। ये चैनल का ग्रोथ कैसा है, वीडियो में व्यूज कितने गए हैं, ये सब चीज़ें देख के आप नहीं, मैं भी वीडियोज़ देखती हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट हाँ समटाइम्स कभी कभी आप रुक के चीज़ों को देखेंगे तो आपको बेहतरीन कंटेंट मिल सकता है। जैसे ये पूरा का पूरा कंटेंट है तो इसमें मैं बहुत जगह, जैसे यहाँ लिखा सेल फॉर द फर्स्ट टाइम आरपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, हर तरीके का। ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो मुझे पता है कि आपको आती होंगी, तो मे भी आपको ये देख के लग रहा होगा क्या ही है इसमें, ये तो मुझे pता है। ये चीज़ें आपको पता हो सकती हैं, मैं आपको कह रही हूँ पहले एक बार आप पूरा कंटेंट देखिए। वीडियो हो सकता है कि स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि पहले आपको यहाँ देखना चाहिए, आपको बिलीव हो कि हाँ ये चीज़ आपके काम की है। जिस तरीके से जो चैप्टर मैं आपको पहले पढ़ाऊंगी आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको इसी तरीके से बेहतरीन हैंड नोट्स बनाना है। बनाने के बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यूपी टीजीटी में, आरपीएससी में या फिर बीपीएससी में या एलटी में या फिर जीआईसी में, किसी भी एग्ज़ाम में बायोलॉजी का अगर वो क्वेश्चन है तो वो आपको आना चाहिए। ये जो मैंने ऐड किया है ये भी पीवाईक्यूज क्वेश्चन है, और अगर आपको ऊपर दिखा है तो मैंने यहाँ पर भी एक क्वेश्चन ऐड किया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कौन किया है, नॉल एंड रस का। ये आरपीएससी पीजीटी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद मैंने स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल, फिर स्मॉलेस्ट प्लांट सेल के बारे में पूरा बात किया, फिर लार्जेस्ट सेल आता है डायमीटर के बेसिस पर, फिर हमारे पास लॉन्गेस्ट सेल भी आएगा। ये हमारे पास 2022 का पेपर है, इसको मैं डिस्कस करूँगी लास्ट में, ये जब यूनिट हमारा ख़त्म हो जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने अभी इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि आपको पता है बहुत सारी वीडियोस पड़ गई हैं कौन सा आंसर सही है क्या है। तो जो 2026 में पेपर देने वाले हैं उनका कंप्लीट सिलेबस तो है नहीं, क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा कौन सी चीज़ कहाँ से पूछी गई है। थोड़ा सिलेबस अगर कवर करके हम देखेंगे तो कम से कम जूलॉजी का पार्ट तो समझ में आएगा। तो ये पूरा पार्ट हमारे पास हो गया लार्जेस्ट बैक्टीरिया का, लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया का, डायमीटर के बेसिस पे और फिर लेंथ के बेसिस पे। फिर ह्यूमन सेल हमारे पास है, लॉन्गेस्ट सेल, प्लांट सेल है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है एक्चुअल चैप्टर का स्टार्टिंग, जो कि हमारे पास है सेल थ्योरी, जो जिन साइंटिस्ट ने दिया था और जिस ईयर में दिया था। उसके बाद उसका सेल का पोस्टुलेट क्या है, पोस्टुलेट के बाद हमारे पास आता है सेल थ्योरी का एक्सेप्शन, जिसमें से वायरसेस जो है वो सेल थ्योरी में एक्सेप्शन था। और वायरसेस के साथ हमारे पास, क्योंकि वायरसेस जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियो प्रोटीन से बने हैं, सेल से नहीं बने हैं, तो ये एक्सेप्शन हो जाएगा सेल थ्योरी का। उसके बाद प्रियॉन्स जो कि एनिमल वायरस होता है, वायरोइड्स जो कि प्लांट वायरस होता है। फिर हमारे पास सेल थ्योरी का क्रिटिसिज्म आता है, जो कि था कि न्यू सेल्स कैसे अराइज होती हैं, ये इसके बारे में
जिन्होंने सेल थ्योरी दिया उन्होंने बात नहीं हुई है, तो ये हमारे पास इसका क्रिटिसिज्म हो जाता है। एक बार मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, अभी ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी, ये बस मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे लेवल का कंटेंट है। आप एक बार बस देख लीजिए और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ से। अगर आपसे नहीं होगा तो फिर देखिएगा आप, मतलब अगली वीडियो मत देखिएगा, आप सिर्फ कंटेंट देख के जाइए। उसके बाद जो हमारे पास क्रिटिसिज्म आता है, क्रिटिसिज्म को जो जस्टिफाई करते हैं उसे हम नियो सेल थ्योरी भी कह सकते हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं, मॉडिफाइड सेल थ्योरी, फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी, सेल लीनेज थ्योरी भी कह सकते हैं। इसमें से कोई भी नाम देके पूछा जा सकता था कि ये थ्योरी कब आई और किसने दिया, जिसमें 1855 में आई थी और रुडोल्फ विर्चो ने दिया। इनमें से कुछ भी नाम लिख के पूछ सकता है, तो हमें सारे नाम पता होना चाहिए। और इस पर क्वेश्चन पूछा भी गया था आरपीएससी 2015 में कि किसने और कब ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर मतलब न्यू सेल थ्योरी या मॉडर्न सेल थ्योरी दिया है। उसके बाद हमारे पास बेस्ड ऑन सेल हम आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पे, जो कि हमारे पास यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं। मे बी ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते टाइम जो बेसिक बातें आपको पता है वो भी बताना पड़ता है। आपको पता हो सकती हैं, मे बी किसी और को ना पता हो, तो इसलिए आप पेशेंस रखिए और आगे का कंटेंट देखिए। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ सेल्स में आता है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स, और इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स शो करने वाले एक मीजोकैरियोटिक सेल्स भी होते हैं। मे बी अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, क्योंकि ये होता है तो मैं इसमें बात करूंगी। और कैरियो जो यहाँ लिखा है, कैरियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। कैरियो मतलब एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पे ही डिवीजन है। उसके बाद डिटेल में हमने डिफरेंस डिस्कस किया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का। उसके बाद लास्ट में मैंने मीजोकैरियोटिक भी डिस्कस किया, मीजोकैरियोटिक क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, सारा कुछ। उसके बाद हम चलते हैं सेल क्लासिफिकेशन पे। फिर हमारे पास आता है सेल क्लासिफिकेशन, जिसमें से प्लांट सेल है। और ये बहुत डिटेल में जो मैंने डिस्कस किया है कि अगर कोई प्लांट सेल है और प्लांट सेल में से मैं सेल वॉल निकाल दूं तो जो बच जाएगा पूरा का पूरा सेल का कंटेंट, तो वो होगा प्रोटोप्लास्ट। और सेल वॉल भी प्लांट में प्रेजेंट होता है, पी फॉर प्लांट, और प्रोटोप्लास्ट भी प्लांट में प्रेजेंट होता है, पी फॉर प्लांट। उसके बाद प्रोटोप्लास्ट में से भी अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा दिया जाए तो जो बचेगा वो होता है प्रोटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकालेंगे तो जो बच जाएगा वो प्रोटोप्लाज्म होगा। और प्रोटोप्लाज्म हो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों एनिमल और प्लांट दोनों में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट, तो ये हो गया इसका आरपीएससी पीजीटी 2015 का क्वेश्चन। फिर अगर प्रोटोप्लाज्म आपके पास है, उसमें से न्यूक्लियस हटाया जाएगा तो जो बचेगा वो साइटोप्लाज्म होता है। और फिर साइटोप्लाज्म में से सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स अगर हम निकाल देते हैं तो बचा हुआ पार्ट जो होगा वो साइटोसोल होगा। सेल ऑर्गेनल्स को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं अमेम्ब्रेनस और मेम्ब्रेनस। अमेम्ब्रेनस में ये सारे ऑर्गेनल्स आते हैं, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियोलस। और ए का मतलब प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट है, ए का मतलब सिर्फ और सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट है। और उसके बाद यहाँ पे मेम्ब्रेनस जो होगा वो डबल मेम्ब्रेनस भी हो सकता है, सिंगल मेम्ब्रेनस भी हो सकता है। कौन से ऑर्गेनल्स डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, कौन से सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, और कौन से सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट हैं, कौन से प्लांट और एनिमल में दोनों में प्रेजेंट हैं, इसमें सारी बातें की गई हैं। और यहाँ कुछ लिखा है, ये पीके का मतलब है प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो इंक्लूजन बॉडीज होती हैं वो अमेम्ब्रेनस सेल्स में सेल ऑर्गेनल्स में आती हैं। और बहुत डिटेल में और अच्छे से बात करेंगे। अभी ये आपके लिए बस एक बार देखिए अच्छे से कि क्या आपके लायक कंटेंट है, क्या आपको इस पे भरोसा करना चाहिए। एक बार बस वीडियो, इस वाली वीडियो को अच्छे से देखिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगी जिसमें रियल में अच्छे से इन सारे टॉपिक्स पे, इन सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात की जाएगी, तब वो वीडियो भी एक दो देख के आप फिर डिसाइड करिएगा कि आपको मेरे साथ चलना चाहिए या नहीं। फिर आगे चल के हम एक एक सेल ऑर्गेनल्स देखते हैं। साइटोस्केलेटन है जो कि प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट है। मैंने पी और ए का फुल फॉर्म भी यहाँ लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझने में आसानी हो कि पी और ए का मतलब क्या है। साइटोस्केलेटन में 3 पार्ट आते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। उसके बाद माइक्रोबॉडीज हैं, माइक्रोबॉडीज के 3 टाइप्स आते हैं। उसके बाद उसमें जो डिटेल्स में हमको बात करना था, सेंट्रोजोम को जो है डिप्लोजोम भी कहते हैं, जो कि एक अमेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। डिप्लोजोम क्यों कहते हैं उसको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। और सेंट्रोजोम जो होता है वो एनिमल सेल में सिर्फ प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल के ओवम और न्यूरॉन में भी नहीं प्रेजेंट होता। ये यहाँ पे मैंने अलग पेन से मार्क किया है इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं इस वीडियो में
सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के पूरा का पूरा कंटेंट जो मैंने नोट्स बनाया है वीडियो के लिए वो पूरा आपको दिखाऊंगी। कितनी भी लेंदी वीडियो हो आप 2x पे करके देखो, लेकिन एक बार कंटेंट को जरूर देखो। फिर मैंने प्लास्टिड के बारे में बात किया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये इसका फंक्शन, फिर इसका फंक्शन। फिर ल्यूकोप्लास्ट के 3 और टाइप्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है वो बात किया। फिर मैंने वैक्यूल्स के बारे में बात किया जो कि सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल में बहुत छोटा होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा, व्हाट इज टोनोप्लास्ट। अगर जो प्लांट में वैक्यूल्स प्रेजेंट है उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है प्रेजेंट है रहती है जो, उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल्स इन द प्लांट इज नोन एज टोनोप्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी आपको बहुत ईजी लग रहा हो, शायद आपको आता भी हो। अगर आपको नहीं आता तो आप सीखिए, आता है तो बहुत अच्छी बात है। और फिर उसके बाद जब ये जो हमने वैक्यूल्स डिस्कस किया वो प्लांट सेल में मैंने दिखाया वैक्यूल्स है जो कि 90% सेल का पार्ट पूरा वैक्यूल ले लेता है, और इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। बाकी बचे हुए साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस दोनों को पेरिफेरल हो जाते हैं, क्योंकि जब वैक्यूल जो है पूरा स्पेस ले लेगा तो पेरीफेरी पे ही स्पेस बचेगा, तो बाकी सेल ऑर्गेनल्स जो प्रेजेंट होंगे वो पेरिफेरल होंगे। दिस कंडीशन इज कॉल्ड, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो होता है पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है, तो इसे प्रीमोर्डियल न्यूट्रिकल्स भी कहा जाता है। इसके साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के होते वैक्यूल्स के होते हैं उसे सेल सैप कहते हैं। ये थोड़ा सा इजी सा मतलब डायग्राम डिस्कस किया। उसके बाद आगे चलते हैं हम, फिर हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। सारा अच्छे से डिस्कस किया, इसमें सब कुछ क्या होता है, कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, कौन से किंगडम से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में आएंगे। उसके बाद इसमें यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया डिस्कस किया, दोनों के बीच डिफरेंस डिस्कस किया। ये नैग और नेम जो लिखा हुआ पेप्टाइडोग्लाइकेंस क्या होते हैं, म्यूरिन क्या होता है, ये सब जब डिटेल में डिस्कस करूंगी मैं वीडियो तो सब बताऊंगी। उसके बाद फिर यू बैक्टीरिया का शेप डिस्कस किया जो कि आपने 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th सब में पढ़ा होगा, बहुत इजी पार्ट है, ऑब्वियसली आई नो अबाउट इट। फिर हमारे पास आता है आर्कियोबैक्टीरिया क्या होता है, उसको और किस नाम से जानते हैं, फिर उसके सारे फीचर्स मैंने डिस्कस किया। फिर लास्ट में सारे के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स डिस्कस किया क्या होते हैं, और ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स कहाँ यूज होते हैं उसके बारे में बात हुई। तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्लांट सेल में प्लांट सेल का एग्जाम्पल, यहाँ से भी क्वेश्चन PYQs में TGT 2019 में पूछा गया था कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, जिसका आंसर है प्रोटेक्टिव कवरिंग जो कि हमारे प्लाज्मोलेमा के ऊपर होता है। और मैं आपको डिटेल में अगर दिखाऊं तो ये हमारे पास प्लांट सेल है, डायग्राम कितना अच्छा बना है उस पर मत जाइएगा, आप कंटेंट भी ध्यान दीजिए। तो ये जो हमारे पास पूरा प्लांट सेल है इस पर ये रहा ग्लाइकोकैलिक्स। हमारे पास यहाँ 3 लेयर दिखाई दे रही है, सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है इसको हम कह सकते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर प्लाज्मोलेमा। तो इन तीनों को मिला के हम कहते हैं सेल इन्वेलप। तो इसमें से क्वेश्चंस पूछा गया था TGT 1999 वाला जो पेपर हुआ था उसमें, और अभी भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे पूरा अच्छे से डिटेल में मैंने इन सब के बारे में डिस्कस किया। सरफेस अपेंडेजेज क्या होते हैं, जिसमें फ्लैजिला, फिम्ब्रियन, पिलाई, यहाँ पे मैंने मार्क करके दिखाया है अच्छे से, ये होता है। फिर आगे चलते हैं हम, फिर सेल इन्वेलप के बारे में डिटेल में डिस्कस करने के बाद ग्लाइकोकैलिक्स को और डिटेल में डिस्कस किया। फिर सेल वॉल क्या होते हैं, सेल वॉल किस में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इससे भी PYQ उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस किया। फिर सरफेस अपेंडेजेज के सारे पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करने के बाद आगे फिम्ब्रियाई क्या होता है नोट करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा गया। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ लिखा है कि फ्लैजिला मे बी एब्सेंट इन सम बैक्टीरिया। अब ये जो फिम्ब्रियाई मतलब फ्लैजिला होता है कुछ बैक्टीरिया में एब्सेंट भी हो सकता है, जिसमें ये एब्सेंट होगा उसे अट्राइकस बैक्टीरिया कहेंगे। और अगर ये ट्राइकस का मतलब होता है ट्राइकोलॉजी, ट्राइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ हेयर्स, अगर स्टडी ऑफ हेयर्स की स्टडी करते हैं तो ट्राइकस होता है, इसीलिए यहाँ ट्राइकस वर्ड यूज हुआ है। और अगर यहाँ पे पेरीट्राइकस वो कंडीशन होती है जिसमें फ्लैजिला के पूरी ऑल ओवर द बॉडी पे, अगर हमारे किसी बैक्टीरिया के ऑल ओवर द बॉडी पे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा उसे पेरीट्राइकस कहेंगे। मोनोट्राइकस होता है अगर किसी भी बैक्टीरिया के सिर्फ एक सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट है और एक साइड। फिर हमारे पास आता है एम्फीट्राइकस जो कि सिंगल एक साइड एक है और दूसरे साइड भी एक ही है, तो एम्फी हो गया। फिर आता है स्टिफेलोट्राइकस, स्टिफेलोट्राइकस में पूरे बैक्टीरिया के किसी एक पॉइंट पे, एक जगह पे बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट हो। फिर लैम्फोट्राइकस होता है बैक्टीरिया के किसी 2 साइड पे ज़्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट हो। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्पल देके कि कौन से बैक्टीरिया, कौन से मोनोट्राइकस है, एम्फीट्राइकस है, स्टिफेलोट्राइकस है, इसलिए नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा गया है, ठीक है।
उसके बाद वापस वहाँ बहुत कंजस्टेड हो गया था, तो मैंने डिटेल में अच्छे से लिख दिया ताकि आपको पता हो कि इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। फिर मैंने जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात किया, मेन जीनोम जो होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम जो होता है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने के बाद यहाँ लिखा गया है नेकेड डीएनए विदाउट हिस्टोन। यूपीपीएससी 2002 और 2003 और 2005 में पूछा गया था, हिस्टोन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोजोम, मतलब हिस्टोन्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स था, तो उसमें न्यूक्लियोजोम दिया गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और न्यूक्लियो जो हिस्टोन्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, H2A, H3B, S3 और H4, ये सारा हमारे पास हिस्टोन्स के टाइप्स हैं। और फिर साइटोस्केलेटन सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस करने के बाद पूरा मैंने मीजोजोम डिस्कस किया। मीजोजोम डिस्कस करने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने थोड़ा हर एक पेज में जहाँ मेरे पास स्पेस बचता है मैं स्पेस छोड़ देती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मे बी बाद में पढ़ते टाइम या फिर किसी भी क्वेश्चंस का कुछ ऐसा पार्ट मिल जाए जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है या राइबोसोम से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या स्टार मार्क करके ये सब लाइन्स लिख लूँगी। उससे होगा या ये कि मैं जब इस चीज़ को रिवाइज कर रही होंगी, आप लोगों को भी बिल्कुल ऐसे ही करना है ताकि आप एक ही पेज पढ़ो, आपको सारी बातें पता चल जाए कि मेसोजोम क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए हैं जो आप यहाँ ऐड कर सकते हो। फिर मेसोजोम को डिस्कस करने के बाद हमारे पास आता है राइबोसोम, किसने डिस्कस किया है, क्या होता है स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट्स क्या होती हैं, सेडिमेंटेशन S4 क्या होता है, उसके बाद डिटेल में पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम क्या होता है, वो सब डिस्कस करने के बाद ये सारा का सारा मैंने PYQs डिस्कस किया है। यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया है, ये यूपीपीएससी 2004 में पूछा गया है, यूपीपीएससी 2008। आप ये मत देखिए कि यूपीपीएससी है और आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि ये जो 2008 का पेपर है वो 2016 और 26 तक आते आते वो क्वेश्चंस आज की डेट में जो लेवल है एग्जाम का वो आज की टीजीटी में भी पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर बुक्स जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये बात दिखेगा कि हर एक क्वेश्चंस एक दूसरे एग्जाम में रिप्लेस होते रहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने राइबोसोम से रिलेटेड मेंशन कर दिया, आप पढ़ सकते हैं वीडियो में। जब मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी तो मैं हर बात डिस्कस करूंगी। हालांकि हर चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है। जैसे इंक्लूजन बॉडीज जो है, छोटी सी बात लिखी गई लेकिन इंपॉर्टेंट है। फिर नोट करके जो काम की बात है वो भी लिखा मैंने। फिर अगले पेज पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वापस से मुझे यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी मेंशन करना पड़ सकता है इंक्लूजन बॉडीज से रिलेटेड। उसके बाद मैंने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में वो सारे डिफरेंस लिखे हैं जो हो सकता है। मैंने यहाँ जो स्पेस खाली रखा है ये खाली नहीं है। जैसे यहाँ लिखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, तो यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट। नो कंपार्टमेंटलाइजेशन, इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। ऑल मेम्ब्रेन बाउंड और सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, यहाँ प्रेजेंट। जहाँ से जरूरी था सेम अपोजिट नहीं था वो सारे के सारे वापस से मैंने फिर मेंशन कर दिया, ये आप देख सकते हैं। और सारा डिटेल में सारे के सारे वो पॉइंट्स जो डिफरेंशिएशन के लिए यूज हो सकते हैं मैंने सारे मेंशन किए हैं, ठीक है। और ये जो पीके ऑर्गेनिजम्स मैंने लिखा है ये है प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म, मैंने पीछे मेंशन कर दिया है कि पीके फॉर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। फिर अच्छे से कॉन्टिन्यूसली डिटेल में डिस्कस किया, वही सेम डिफरेंस के बारे में बात है। साइटोसोल क्या होता है ये बात मैंने पीछे डिस्कस कर लिया है। उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन के बेसिस पे फिर ये सब क्या होता है, मेसोजोम्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है। उसके बाद डिटेल में उसके डिफरेंस को एंड करते करते यहाँ पे हमारे पास आ गया है यूकैरियोटिक के बीच में ऑर्गेनिज्म के बीच का डिफरेंस का द एंड। इसमें पूरी बात जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन हर जगह मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर दिया है कि किन चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस है जो कि बहुत अच्छे से डायग्राम के बेसिस पे मेंशन किया गया है। ये प्लांट सेल है हमारे पास। प्लांट सेल में सारी लेबलिंग की गई है जो आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं एनिमल सेल दिखाती हूँ आपको। ये पूरा एनिमल सेल है, जितने चीज़ें इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। सेंट्रोजोम को डिप्लोजोम कहते हैं क्योंकि इसमें प्रॉक्सिमल सेंट्रोजोम और डिस्टल सेंट्रोजोम प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है, पेरोक्सोजोम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइजोजोम हो गया, हर एक चीज़ इसमें मेंशन किया गया है। मैंने यहाँ पे एक पेंसिल से लिख के मार्कर एंजाइम लिखा है। मार्कर एंजाइम इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स हैं इनमें एक मार्कर एंजाइम पाया जाता है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 2022 का जो पेपर हुआ है उसमें गोल्गी बॉडी, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सोजोम और हमारे पास क्या है साइटोप्लाज्म, इन सब के क्या बोलते हैं मार्कर एंजाइम्स पूछे गए हैं। मैं एक बार दिखा दूँ आपको।
ये है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, पेरोक्सिसोम, गोल्गी अपैरेटस और ये सारे के सारे मार्कर एंजाइम दिया गया है। और इसमें से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग करके आया है, तो इसमें बताना है मैच द फॉलोइंग से कि कौन सा सही है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है ये सही है। तो मैं जब डिटेल में डिस्कस करूंगी, जब अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स डिस्कस करूंगी, तो उसमें मैं दिखाऊंगी इस सेल ऑर्गेनल का ये मार्कर एंजाइम है और इसका ये है। इस तरीके से चीज़ों को अच्छे से याद करते हुए चलना है। और फिर हमारे पास आता है फीचर्स और एनिमल सेल, प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस, कौन किस में प्रेजेंट है और फिर कौन से किस में नहीं प्रेजेंट है। बीच बीच में लिखे गए पेंसिल वाली जो लाइन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से उठाया गया क्वेश्चंस का टाइप है, किस तरीके से क्वेश्चन पीछे पूछा गया है। ठीक है, तो आप जब मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी तो मैं इसमें किस टाइप का क्वेश्चन है और क्या उसका आंसर हो सकता है मैं बात करूंगी। और यहाँ पे सारा मैंने डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल में ख़त्म किया। और फिर सारा डिटेल में सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल के बारे में थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हमको पता होना चाहिए, रफली मैंने लिख दिया ताकि मुझे पता भी हो, बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लग जाए इसमें। ठीक है, और डिटेल में सेल वॉल के बारे में जो चीज़ें ज़रूरी थी लिखने के बाद आगे चलते हैं हम। जो भी पेंसिल से मेंशन किया मैंने वो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था 1 फिब्रिल ऑफ द वॉल इज मेड अप ऑफ, कितने माइक्रोफाइब्रिल की यूनिट होती है, तो 250 होती है। इसके बारे में भी थ्योरेटिकल बात हुई है कि जो सेलुलोज होता है प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोजिक फिब्रिल, और 3000 ग्लूकोज में एक सेलुलोजिक फाइबर होता है, 100 सेलुलोजिक फाइबर में एक मिसल्स होता है और 20 मिसल्स के लिए एक सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल चाहिए, 250 सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल के लिए एक सेलुलोजिक फिब्रिल चाहिए। ये सारा डिटेल में बात हुआ है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। डेस्मोटिब्यूल क्या होता है, टीजीटी 2026 में ये भी क्वेश्चन आया था, यहाँ मैंने एज इट इज लिख दिया जो क्वेश्चन पूछा गया है। और सेल वॉल के टाइप्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, टाइप्स क्या होते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है डिटेल में। उसके बाद इसमें पेक्टिन जो है कार्बोहाइड्रेट, प्लांट सीमेंट कहा जाता है, बाइंडिंग ऑफ सेलुलोज का काम करता है। क्योंकि यहाँ प्लांट सीमेंट की बात किया तो एनिमल सीमेंट की भी बात कर लिया, किसको एनिमल सीमेंट कहा जाता है, ताकि आपको लिंक करके याद करने में बहुत आसानी हो। टाइप्स ऑफ ग्रोथ इन द प्लांट सेल वॉल, किस तरीके का ग्रोथ होता है, दोनों टाइप्स डिस्कस किया। आप लेबल बस चेक करिए कि किस तरीके के कंटेंट दिया गया है। स्टार्टिंग जो है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वो सबको पता है किस तरीके का क्वेश्चंस हो सकता है, मतलब सबको पता है। तो इसलिए बहुत स्टार्टिंग में बहुत ऐसी चीज़ें नहीं दिख सकती जो आपको दिखे और लगे कि एकदम से बहुत अच्छी बात है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब डिस्कस करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ से हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन शुरू होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आपको ये सब कंटेंट देख के ये नहीं दिखाना चाह रही हूँ मैं कि कैसा लिखा है मैंने। मेरा मतलब बस ये है कि आप कंटेंट का लेबल चेक करिए और प्रीवियस ईयर बुक उठाइए, आप देखिए क्या इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं या नहीं। मेरा बस यही रीज़न है कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि या तो आप कोई टीचर का 5000 का 10,000 का कोर्स लें, या तो आप बहुत बेहतरीन तैयारी यूट्यूब से भी कर सकते हैं। और यूट्यूब पे बहुत अच्छे कंटेंट यूपी टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए हाई लेवल पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हर एक कोचिंग का एक बिजनेस है और हर किसी को चाहिए पैसा। तो अगर आपको कोई भी हेल्प मिल पा रही है इस वीडियो से, आप पढ़ सकते हैं, तो आप अच्छे से प्लानिंग करिए अपनी, और प्लानिंग के तहत और उसी प्लानिंग के तहत अच्छे से आप पढ़ाई करिए, अच्छे से आप नोट्स बनाइए। जो वीडियो में मैं डिस्कस करूं, जैसे कल से मैं ये वीडियो बनाऊं, जैसे कि ये सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, 1-1.5-2 घंटे की क्लास जो होगी उसमें आपको जो बात अच्छे से समझ में आई सारा आपको एज इट इज़ नोट्स बनाना है, उसको एक और बार रिवाइज करना है और रिवाइज करके प्रीवियस ईयर देखना है। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बाद मैं डिस्कस करूंगी हमारे पास सेल डिवीजन के बाद और दूसरा चैप्टर। इस तरीके से हम सारे के सारे चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लेंगे। धीरे धीरे आपका जब सिलेबस एक चैप्टर खत्म होगा और आप PYQs करेंगे तो आपको ये भरोसा होगा कि हाँ, यूट्यूब से पढ़ा जा सकता है और यूट्यूब पे भी अच्छे कंटेंट मिलते हैं और आप भरोसा कर सकते हैं हर चीज़ पे। मैंने जिस पे भी इंपॉर्टेंट मार्क किया है वो सब आपको भी इम्पॉर्टेंट मार्क करना है और वो सारी चीज़ें आपके काम की हैं। फिर क्या होता है, ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, पहले बैक्टीरिया में और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक्स में क्यों सिमिलरिटी है, क्या किस रीजन पे, किस बेसिस पे, वो सारे पॉइंट्स किसकी वजह से ऐसा ऑटोनॉमस बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक और बैक्टीरिया के साथ, तो उसको सारे पॉइंट्स मेंशन किए गए। उसके बाद हमारे पास आता है मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किस तरीके का मूवमेंट होता है, क्या उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमारे पास फंक्शन है। सारी बातें डिस्कस करने के बाद आगे चलते हैं। फिर हमारे पास प्रोटोप्लाज्म आता है। क्या होता है प्रोटोप्लाज्म के डिटेल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किस चीज़ पे आप ध्यान दे सकते हो।
और किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ये ट्रिक है हमारे पास HPNCLI, सीक्वेंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स इन द प्रोटोप्लाज्म। कौन सा चीज़ ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब डिटेल में जब मैं वीडियो डिस्कस करूँगी, मतलब एज अ चैप्टर का कंटेंट शुरू होगा कि सब चीज़ें देखेंगे कि कौन सी चीज़ क्या होती है, उसमें क्या है डिटेल में, तो मैं आपसे उस पर बात करूँगी। जहाँ पर भी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट मार्क करके और ज़्यादा ध्यान देना है और बाकी कंटेंट पे आपको ध्यान देना ही देना है। ये एंडोप्लाज्मिक सिस्टम क्या होता है, जिसे गर्ल सिस्टम भी कहते हैं, इसके सारे के सारे एग्जाम्पल्स कौन कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिन्हें एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कह सकते हैं हम। फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे डिटेल में उसकी डिस्कशन कि एंडो मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, क्यों एंडो मेम्ब्रेन कहा जाता है। उसके बाद ये सब डिस्कस करने के बाद हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चलते हैं, कब डिस्कवरी हुई है और किसने करी है। पेंसिल से मेंशन किया गया जो भी पार्ट दिखेगा आपको वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। जो ये डायग्राम दिख रहा है आपको उसके अच्छाई पे मत जाइए, उसके कंटेंट को देखिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा डायग्राम बनाने नहीं आता है। मैंने अपना ट्राई किया है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। उसके बाद आता है कंपोनेंट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके सारे के सारे कंटेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सब डिस्कस करने के बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि आप सबको पता है, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। सब डिस्कस करने के बाद हम चलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में डिफरेंस। TGT 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है रफ एंडोप्लाज्मिक में, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस कौन सा एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन करता है, तो उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक है। जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट मार्क किया गया वो सब आपको अच्छे से ध्यान देना है। फिर स्पेशल फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, क्या होता है। 2021 में TGT बायोलॉजी में डेस्मोटिब्यूल से क्वेश्चन पूछा गया था, पीछे मैंने वैसे डिस्कस कर दिया था डायग्राम में। और ये सारे कंटेंट के बाद हमारे पास है ये सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उससे उसी सेम टॉपिक से रिलेटेड, जिसके बगल में जो लिखा गया है वो उसी का पार्ट है। उसके बाद हमारे पास आता है गोल्गी बॉडीज़। हम अच्छे से गोल्गी बॉडीज़, डिक्टियोजोम इन द प्लांट। गोल्गी बॉडी को ही प्लांट में डिक्टियोजोम कहा जाता है। तो अगर प्लांट सेल होगा और गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा तो उसको डिक्टियोजोम मार्क किया जाएगा, न कि गोल्गी बॉडी। और ये सारे डिटेल में गोल्गी बॉडी के बारे में डिस्कस करने के बाद हम चलते हैं आगे। सिस फेस क्या होता है, ट्रांस फेस क्या होता है, और उन दोनों का और भी डिफरेंट नेम क्या क्या हो सकते हैं, और गोल्गी बॉडी के अलग अलग कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं। और ये UPTGT पेंसिल के अलावा कुछ बुक से, नोटबुक पेन से भी मार्क किया गया है। मार्कर एंजाइम ऑफ गोल्गी अपैरेटस को क्या कहते हैं, 2022 में अभी मैंने पेपर में डिस्कस किया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि मैं रिवाइज करूँ तो मुझे ये दिख जाए। फिर हमारे पास आता है फंक्शन ऑफ द गोल्गी बॉडी। यहाँ पे डिटेल में सारा फंक्शन डिस्कस किया मैंने, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मार्क कर दिया। और यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी TGT 2021 में पूछा गया है, तो मैंने यहाँ इसलिए मार्क कर दिया ताकि आप पूरा सब कुछ पढ़ते टाइम इस पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान दे दें, मे बी वापस क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। फिर हमारे पास लाइजोजोम आता है, जो कि लाइजोजोम हमारे पास एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और इसमें से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यू कांट बिलीव। PGT 2013, PCS 1995, 2000 UPPCS में, UPPCS 2008 में। फिर हमारे पास आता है UPPCS 1996, 99, 2001, 2007। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या पूछा गया है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है कौन से सेल ऑर्गेनल में होता है, जो कि है लाइजोजोम। ये हम बहुत डिटेल में, जितनी लाइन लिखी गई है आप इतनी पढ़ लीजिए, और इतने लाइन से ज़्यादा आपको इस सेल ऑर्गेनल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, और आपके इस टॉपिक से रिलेटेड सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ लाइजोजोम आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी लाइजोजोम, टर्शियरी लाइजोजोम, ये सब क्या होते हैं, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों पर डिस्कस करने के बाद फिर हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ लाइजोजोम, सारा फंक्शन देखेंगे क्या होता है फंक्शन। उसके बाद हम फिर से पढ़ेंगे वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स के डिटेल में देखेंगे। फिर प्लांट वैक्यूल देखेंगे, उसका फिगर यहाँ से देखो लिखा गया है, मैंने पीछे डिस्कस किया था। टोनोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स इज नोन एज टोनोप्लास्ट। UPPSC 1996, 1999, 2008 और LT 2012 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, बहुत इजी पॉइंट है, और अगर कुछ इजी पॉइंट बार बार पूछा जा रहा है तो उस पर हम अच्छे से ध्यान दे लें, ताकि वो इजी वाला तो बिल्कुल गलत ना हो। उसके बाद हम जो हमको मुश्किल लगता है उसको भी इजी बना सकते हैं, अगर हमें इजी चीज़ें आ जाएंगी तो। फिर इस सब चीज़ें डिस्कस करने के बाद अदर वैक्यूल्स क्या होते हैं, जिनको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल और गैस वैक्यूल भी कहते हैं। फिर सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स का क्या मतलब है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स किन सेल ऑर्गेनल्स को कहते हैं,
और क्यों कहते हैं डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिर आता है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में किस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देना है उसको मैंने मार्क कर दिया। और उसके बाद आगे चलते हैं हम। यूपीपीसीएस 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था, रीच इन द कैटाबॉलिक एंजाइम मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो कैटाबॉलिक एंजाइम्स में रीचर होता है मतलब ज़्यादा प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास डिटेल में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करने के बाद सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करते हुए हमारे पास यहाँ लिखा गया है कि हेलिकेज एंजाइम ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया ट्विंकल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर मैंने अभी पीछे आपको दिखाया कि जब भी मैं सेल ऑर्गेनल्स डिस्कस करूँगी तो उसमें आपको दिखाऊंगी कि हर एक सेल ऑर्गेनल्स के जो मार्कर एंजाइम्स हैं वो क्या है। तो यहाँ लिखा है मार्कर एंजाइम ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो यहाँ है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर साइटोप्लाज्म का क्या है, पेरोक्सिसोम का क्या है, गोल्गी बॉडी का क्या है, ये सब भी आपको रिवाइज करना है क्योंकि टीजीटी 2022 में पूछा गया, मैंने पेपर में आपको दिखा दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद क्या होता है कार्डियोलिपिन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क किया। यूकेपीसीएस का क्वेश्चन, यूपीपीसीएस 2006 में क्वेश्चन जो कुछ भी पूछा गया है, ये ऑक्सीजोम जो लिखा है ये आगे डिस्कस करूंगी मैं क्या होता है ऑक्सीजोम। फिर सारा यूपीपीसीएस 2006 का भी क्वेश्चन, सब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हम आगे चलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डायग्राम में। पहले माइटोकॉन्ड्रिया हमने डिस्कस किया लेकिन उसका डायग्राम नहीं देखा था, तो अच्छे से डायग्राम देखते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये OMM आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। बाकी ऑलमोस्ट मुझे जहाँ तक लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा होगा तो मैं डिस्कस करूँगी जब डिटेल में चैप्टर को, तो मैं पढ़ाऊँगी इसको, बताऊँगी आपको। ये रहा ऑक्सीजोम जो मैंने पीछे डिस्कस किया था, और इसी ऑक्सीजोम को FO और F1 पार्टिकल भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे और डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करूँगी मैं। ये सब हो गया हमारे पास। उसके बाद इनर माइटोकॉन्ड्रियल को और डिटेल में डिस्कस किया हमने। फिर सब कुछ डिस्कस करने के बाद माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो गया, क्या होता है, एसिडिक क्यों होता है, बेसिक क्यों होता है, ऑक्सीजोम, ये आ गया हमारे पास इंपॉर्टेंट वो टॉपिक जो मैंने अभी PYQs में पीछे दिखा दिया। और उसके बाद इसके बारे में सब कुछ डिस्कस करते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क किया। फिर हमारे पास यहाँ पे शुरू होता है कि इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसको और जूम आउट करते हैं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस से बना है, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमने पढ़ा हुआ है उसका डिटेल में और अच्छे से अध्ययन करेंगे। फिर क्या चीज़ें इसमें हैं सब कुछ देखेंगे। ये हमारे पास आता है अच्छे से डिटेल में फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नेवन कर्ण क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। जब भी मैं कहती हूँ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, इट डज नॉट मीन कि यूपीटीजीटी में ही पूछा गया है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी बायोलॉजी का पेपर होता है, चाहे वो DSSB हो, LT हो, GIC हो, कोई भी पेपर हो, जो भी प्रीवियस ईयर का, जब आप हम पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेंगे तो वही सिलेबस है, तो वो कंटेंट आपको उसी से क्वेश्चन बनाना है। तो किसी भी एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेंगे वो सबसे हमें सब टाइप के क्वेश्चंस देख के तैयार रहना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए और हमको पता हो। यहाँ से हम क्लोरोप्लास्ट स्टार्ट करेंगे, और मैंने यहाँ स्पेस छोड़ा है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाना था, तो मैंने सोचा इसको यूज हो जाएगा किसी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में। तो ये रहा हमारे पास क्वांटाजोम क्या होता है, और क्वांटाजोम भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास ऑक्सीजोम था हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट। ये पूरा पार्ट लिखा मैंने, ये डायग्राम जो कुछ भी है इसको डिटेल में जब मैं डिस्कस करूँगी चैप्टर, तो अच्छे से डिस्कस करूँगी क्यों और कैसे बना है, क्योंकि इसको अभी एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो रही है, फिर भी लेंदी हो जाएगी। लेकिन आप ये लेंदी वीडियो मत समझिए, ये आपका विश्वास कैसे हो सकता है कि आपको ये वीडियो देखनी चाहिए या फिर आगे मेरे साथ कनेक्ट होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि काम की आपके वीडियो है तो आप अगले वीडियो में कनेक्ट हों, वरना आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क किया गया है कि क्वांटाजोम जो है वो डिस्कवर कौन किया था, तो उसके नाम हो गए यहाँ पे। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्या क्या हो सकते हैं सब डिटेल में। ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड किसमें क्या प्रेजेंट है, क्या नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। फाइकोलिवेंस क्या होते हैं और किस में प्रेजेंट है। फिर हमारे पास है सेल्फ शेप्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, कौन से सेल में C4C प्लांट्स में, लीव्स में पाया जाता है, नहीं होता। फिर हमारे पास आता है राइबोसोम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि 1953 में इसकी डिस्कवरी हुई थी और जॉर्ज पैलेट ने किया था। यहाँ पे मैंने ये भी मेंशन कर दिया और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। और बीच बीच में स्पेस देते जाया करिए आप लोग, ताकि कोई भी नया चीज़ अगर आपको ऐड ऑन करना है किसी प्रीवियस ईयर बुक से, या फिर कोई किताब आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आपको कोई नई नॉलेज मिल रही है जो आप ऐड कर सकते हैं, तो इसी नोट्स में ऐड कर लें। और एट द एंड आपको यही एक नोट्स रिवाइज करके सारी की सारी तैयारी आराम से करने में आसानी हो सकेगी।
ये हमारे पास पूरा और कंटेंट हो गया। मैं पूरा का पूरा सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पूरा कंटेंट दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको ये दिखे कि किस टाइप का वो यूपीटीजीटी 2011 का क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया अच्छे से आप वो पढ़ लिया करिए, फिर नीचे आपको उसी से रिलेटेड चीज़ें दिखेंगी। ऐसा नहीं मैंने पहले क्वेश्चन देखा है, पहले मैं कंटेंट पे फोकस करी हूँ, उसके बाद क्वेश्चन मैंने देखा तो मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपको इसी एक वीडियो से इसी तरीके से चीज़ों को पढ़ के। राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं अच्छे से। ये सारी बातें मैंने जो एक्स्ट्रा मतलब बहुत इजी पार्ट होता है कि जो स्मॉलेस्ट आरएनए किसको कहते हैं, टीआरएनए को कहते हैं। मोस्ट स्टेबल आरएनए इन द एनिमल सेल कौन सा होता है, आरआरएनए होता है। फिर न्यूक्लियोलस इज द रिलेटेड टू द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए को सिंथेसिस करने वाला जो पार्ट हो गया वो न्यूक्लियोलस हो गया है। बहुत इजी लग रहा होगा आपको मे बी, लेकिन ये पीजीटी टीजीटी सब में पूछा गया है, जीआईसी का भी क्वेश्चन है, पीजीटी का भी है। तो सब क्वेश्चन सब छोटी से छोटी चीज़ें भी पेपर में पूछी जाती हैं। हम बहुत बड़ा एग्जाम समझ के ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ों पे तो ध्यान दे देते हैं, समटाइम्स हम पेपर में उन इजी चीज़ों पे स्टक हो जाते हैं जो शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इजी चीज़ को बहुत लाइटली लिया है। तो हमने कभी उस पर ध्यान दिया ही नहीं दिया तो हमको कैसे आएगा। तो किस तरीके से इजी क्वेश्चन भी पूछा गया है वो भी इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया साइड बाय साइड, ताकि आपको ये पता रहे हर चीज़ इजी मुश्किल ही नहीं पूछा जाता। ये आरपीएससी 2013 का क्वेश्चन है, राइबोसोम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, तो वो मैंने मेंशन किया है। फिर हमारे पास अगला आता है सेल का सेल ऑर्गेनल्स जो है साइटोस्केलेटन। उसके सारे टाइप्स को और डिटेल में डिस्कस करने के बाद फंक्शंस ऑफ द साइटोस्केलेटन। फिर हम माइक्रोट्यूब्यूल डिस्कस करेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ये कैसे ट्यूबुलेंस ये माइक्रोट्यूब्यूल्स में फॉर्म होते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्म्स कौन कौन सा हो सकता है, सिंगलेट, डबलेट और ट्रिपलेट किस तरीके से हो सकता है। फिर माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट कैसे होता है, 9+2 जो आप लोगों ने 11th के एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, 9+0 बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मतलब बिलीव मी बहुत अच्छे से समझ में आएगा कौन से एग्जाम्पल इसका और कहाँ प्रेजेंट होता है और कैसे प्रेजेंट होता है, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि मैं सिर्फ इतना करके नहीं छोड़ी हूँ, आगे देखिए आप सब डायग्राम में डिस्कस हुआ है कैसे और क्यों। सीलिया और फ्लैजिला में स्ट्रक्चर पूरा माइक्रोट्यूब्यूल का, ये पूरा उसका स्ट्रक्चर है जो आपने पढ़ा होगा 11th क्लास की एनसीईआरटी में। डायग्राम के किस तरीके पे मत जाइए आप, कंटेंट आपको पूरी बात समझ में आएगी, मतलब पूरी बात समझ में आएगी जब आप इसको अच्छे से डिटेल में देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन का टाइप है, किस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। फिर हम पढ़ते हैं, यहाँ पे आता है सेंट्रोजोम। पीजीटी 2009 में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फिर सारा पेंसिल से मार्क किया जो मैंने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सारी डिटेल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए फिर हमारे पास सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर आता है 9+0 का, किस में प्रेजेंट है, हम 9+2 का डिस्कस किए थे। फिर ये सब डिस्कस करने के बाद इसका कार्डविल स्ट्रक्चर होता है, अच्छे से डिस्कस किया क्या है। फिर सब कुछ कंटेंट के बाद आगे हमारे पास ब्लेफोप्लास्ट क्या होता है, बेसल बॉडी जो हमने सुना होगा, आपने भी सुना होगा, तो ये सब डिस्कस किया। फ्लैजिला ऑफ स्पर्म 9+2 का 9+0 का अरेंजमेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है। फ्लैजिला में 9+2 ना लगाएं आप, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया है। जब आप लोग प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको दिखेगा। फ्लैजिला 9+0 होता है बिकॉज दिस फ्लैजिला फॉर्म्ड फ्रॉम द डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल क्यों मैंने बोला, सेंट्रोजोम को डिक्टियोजोम भी कहते हैं क्योंकि उसमें प्रॉक्सिमल सेंट्रोजोम होता है और डिस्टल सेंट्रोजोम होता है, तो उसमें से डिस्टल सेंट्रोजोम जो होता है उसी से ये फ्लैजिला बनता है स्पर्म का। ठीक, फिर हमारे पास और डिटेल में साइटोस्केलेटन को डिस्कस करने के बाद माइक्रोफिलामेंट आता है। माइक्रोफिलामेंट पूरा सारा देखते हैं हम, फिर उसका वो एक्टिन फिलामेंट का पूरा फंक्शन, फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, सब कुछ डिस्कस करने के बाद हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है उसके सारे टाइप्स डिस्कस किया, कैसे बना हुआ है स्ट्रक्चर के साथ। फिर हमारे पास इसका फंक्शन है, फिर फंक्शन को डिस्कस करने के बाद यहाँ हमने न्यूक्लियस डिस्कस किया, न्यूक्लियस के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को, इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है सब कुछ, नंबर ऑफ न्यूक्लियस किस में क्या कितना प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल डायग्राम जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है हर चीज़ को। ये 2 वर्ड आप लोगों ने बहुत सुना होगा, सिंसिटियम क्या होता है, सिंसिटियम कंडीशन क्या होता है, और काइनोसिटिक कंडीशन क्या होता है, तो ये भी यहाँ पर डिस्कस हुआ है सब कुछ अच्छे से डिटेल में। आपके काम की वो सारी बात यहाँ मिलेगी जो शायद आपको ज़रूरत है। टीजीटी, ये पीजीटी का लेवल का कंटेंट है, ये पीजीटी का भी क्वेश्चंस पेपर पूरा सॉल्व हो सकता है इससे, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को अगर आप छोड़ दें, पॉलीजोमॉर्फो
न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स क्या हैं, फिर इसमें न्यूक्लियस का अच्छे से स्ट्रक्चर डिस्कस किया हमने। न्यूक्लियस के साथ ये इसको इसलिए कनेक्ट कर दिया क्योंकि एक्सटेंशन होता है न्यूक्लियस का ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद सब कुछ डिस्कस करने के बाद आगे देखते हैं हम न्यूक्लियर पोर क्या होता है, न्यूक्लियर लेमिना क्या है, न्यूक्लियर पोर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ये सब डिस्कस किया। आगे चलते हैं हम न्यूक्लियोलस किसने डिस्कवर किया, इसमें भी सब कुछ कौन कौन से ऐसे क्रोमोजोम्स हैं जिसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिस पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद हमारे पास आता है क्रोमैटिन मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं, अच्छे से डायग्राम के साथ क्रोमैटिन मटेरियल कैसे बनता है, क्रोमोजोम क्या होते हैं, पूरा कंडेंसेशन किस तरीके से होता है, फिर क्रोमैटिन या फिर क्रोमोजोम क्या होता है, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये डिटेल में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मे बी अगर आपका लेवल इतना ऊपर नहीं होगा तो मे बी आपको समझ में नहीं भी आए। फिर हमारे पास आता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ये क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं, ये सारे। मेरा नोटबुक मतलब ख़त्म हो गया था तो मेरे पास स्पेस था तो मैंने यहाँ लिख दिया। आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए, किस पे लिखा है आपको समझ में आ रहा है, दैट्स इट। आगे क्योंकि इस पे भी नहीं हो पाया तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्रोमैटिन क्या होता है मैंने सारा यहाँ मेंशन किया। क्रोमैटिन क्या है, उसके बाद यूक्रोमैटिन क्या है, डिटेल में जिसके बारे में जो जितना जानना है। अभी आपको हो सकता है कुछ चीज़ें ना दिख रही हों, जब मैं इस पर डिटेल्स में पढ़ाऊँगी तो आपको सब कुछ दिखेगा, अच्छे से दिखेगा। इनका जो स्ट्रक्चर मेटासेंट्रिक क्या है, सब मेटासेंट्रिक क्या है, एक्रोसेंट्रिक क्या है, टेलोसेंट्रिक क्या है, इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है, किस शेप में होता है, तो वो हम सेल साइकिल सेल डिवीज़न में भी बात करेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करना होगा। फिर हमारे पास आता है सबसे लास्ट यूनिट, माइक्रो बॉडीज़ रह गई थी सेल ऑर्गेनल्स में, तो माइक्रो बॉडीज़ के बारे में यहाँ पे हमारा होता है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का द एंड। और ये सारे द एंड के बाद आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें जो आपने देखा क्या उसके बेसिस पे है। आप अगर चाहें तो ये पूरा 40-45 मिनट की जो वीडियो है इसको अच्छे से डिटेल में देख लीजिए, बस ऐसे ही देख लीजिए, यही देख लीजिए, और देख के सिर्फ सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। वैसे आपको प्रीवियस ईयर बुक्स में जो होंगी उसमें क्वेश्चंस जो मिलेंगे सेल साइकिल और सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कंबाइंड मिलते हैं, तो आप उसमें डिफरेंशिएट तो कर ही पाएंगे कौन से चैप्टर का है। और क्वेश्चंस को देखिए और आप देख के आप ये जज करिए, ये डिसाइड करिए कि क्या आपको इस कंटेंट को पढ़ने के बाद कोई हेल्प मिलेगा। यूपी टीजीटी बायोलॉजी की जो नई वैकेंसी आ रही है उसके लिए तैयारी करने के लिए या तो आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हों, आप एनसीईआरटी पढ़िए और जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो पढ़िए, किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल्स पढ़िए, मॉड्यूल्स को पढ़ने के बाद अच्छे से प्रीवियस ईयर करिए, आप तैयारी फिर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना सब कुछ कलेक्ट नहीं कर सकते सारी इन्फॉर्मेशन को, तो आप ये कर सकते हैं कि आप किसी का कोर्स लें, 5,000 का 10,000 का, जिसका जैसा हो, और कैसा पढ़ाएगा वो क्या करेगा, कोर्स लेने के बाद क्या होगा आपके साथ वो बाद में ही आपको पता चलेगा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। और या तो आप यूट्यूब के कंटेंट देखिए, हर टीचर्स जिनके कोर्स हैं वो 1-2 वीडियोज़ आपको डालेंगे और डालने के बाद आपको बहुत बेहतरीन लगेगा, डायरेक्ट आपको कोर्स लेना होगा। हर किसी भी चैप्टर का कंप्लीट कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। तो आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आने वाला जो सीरीज़ होगा उसको देखिए, समझिए, मे बी आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी आएगा, आप कंटेंट बनाइए। ऐसा तो होगा नहीं कि आप टीजीटी की तैयारी करने जा रहे हैं, 12वीं तक आप अच्छे से बायोलॉजी पढ़े हैं, बीएससी में पढ़े हैं और आपको कुछ नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप तैयारी करने के लिए आए होंगे, और नहीं भी पता होगा तो स्टार्टिंग में जो वीडियो पे आपने देखा बहुत इजी बात लिखी थी, लिविंग सबसे पहला सेल कौन सा है, कौन डिस्कवर किया है, सेल थ्योरी क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये सब बहुत इजी पार्ट ही तो डिस्कस हुआ है। बेसिक्स से लेके एडवांस तक है, तो बेसिक्स से एडवांस तक जाने के लिए पहले बेसिक्स पे तो जाना है। तो एक बार आप देखिए इसको, प्लीज़ देखिए, मेरी बात मानिए। 40-45 मिनट की वीडियो है, आप 2x पे करिए, 2x पे करके आप 20 मिनट का टाइम दीजिए और अच्छे से इसको समझिए। अगर आपके काम की बात है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, और रेगुलर या ऑल्टरनेट डेज पे, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पढ़ना है, उसी के बेसिस पे आपको जो कंटेंट मेरे पास होगा बेहतरीन से बेहतरीन होगा वो आपको मिलेगा। आप चाहें तो एक बार सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपका भरोसा नहीं टूटेगा तो आप कॉन्टिन्यूसली बिलीव करिएगा। इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, एट द एंड तक मेरी बात को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।